हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जैसा कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी जिसमें हम लाइन टू लाइन एनसीईआरटीज़ कवर कर रहे थे। तो आज हमारा इसमें चैप्टर नंबर है 5, जो कि हमारी अब ज्योग्राफी की 3rd यूनिट यहाँ से स्टार्ट होती है। सो लेट्स स्टार्ट, जो कि है हमारी 3rd यूनिट लैंडफॉर्म। सो इस यूनिट में हम अलग अलग चैप्टर्स हैं जिसमें हम लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनका जो इवोल्यूशन है वो कैसे बने और क्या क्या प्रोसेस हैं जो हमारे लैंडफॉर्म्स को बनाती हैं, जैसे कि हमारी वेदरिंग हो गई, मास वेस्टिंग हो गई, इरोजन हो गई एंड डिपोजिशन, सॉइल फॉर्मेशन। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा चैप्टर नंबर है 5। एक मिनट। हमारा चैप्टर नंबर है 5, जो कि है हमारा जियोमॉर्फिकल प्रोसेस। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो भी हमारी जियोमॉर्फिकल प्रोसेस होती हैं, जैसे कि 2 टाइप की हमारी जियोमॉर्फिकल प्रोसेस होती है। एक जो हमारी अर्थ के अंदर से लगती हैं जिसको हम इंडो बोलते हैं, और दूसरी जो हमारी अर्थ के ऊपर से लगती हैं जिसको हम एक्सो बोलते हैं। सो इस चैप्टर में हम एक्सो वाले के बारे में जानेंगे, जो हमारी ऊपर से लगती हैं। अंदर के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, जो नीचे से लगती है। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो हम इसमें लाइन टू लाइन कवर करते हैं, इसलिए पहले मैं ये पढ़ती हूँ, उसके बाद आपको लाइन टू लाइन इसका मतलब समझाती हूँ। सो आफ्टर लर्निंग अबाउट how the earth was born, how it evolved, its crust and other inner layer, how its crustal plates move and all moving, and other information on earthquake, the form of volcanism and about the rock and mineral the crust is composed of, it is time to know in detail about the surface of earth on which we live. Let us start with this question. So इस पैरा का मतलब है कि हमने पहले बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुकी हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ के बारे में हमने पढ़ा है कि वो कैसे बनी है, कैसे उसने जन्म लिया है, कैसे वो बॉर्न हुई है, और कैसे उसकी जो क्रस्ट है और जो अदर इनर लेयर हैं जैसे कि मेंटल और कोर, ये सारी जो लेयर्स हैं ये कैसे बनी हैं, और कैसे हाउ इट्स क्रिस्टल प्लेट्स मूव, कैसे उसकी जो प्लेट्स हैं, ये जो मेंटल है, ये जो लेयर्स हैं, ये जो अलग अलग टाइप की लेयर्स हैं, ये कैसे कैसे मूव करती हैं, और कैसे हमारे जो वॉल्केनिज्म होते हैं, कैसे हम और हमारे वॉल्केनिज्म कैसे फॉर्म्ड होते हैं, कैसे बने हैं, हमारी रॉक कैसे बनी है, हमारे मिनरल्स जो क्रस्ट में हैं उनका कंपोजिशन कैसे हुआ है। और ये सब पढ़ने के बाद अब हमारा टाइम आया है कि हम अपनी अर्थ के बारे में जानें, जिस डिटेल में जानें। अभी हमने सिर्फ ये सारी चीज़ें जानी है, अब हमें ये जानना है कि जो हम जिस अर्थ पर हम रहते हैं उसके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हम अर्थ के सरफेस के बारे में, अभी तक हमने अर्थ के अंदर के बारे में पढ़ा है, अर्थ में कौन कौन सी लेयर्स हैं, क्या क्या है, बट अब हम पढ़ेंगे अर्थ के सरफेस, जो हमारी ये जैसे कि अर्थ है, इसके जो जिस सरफेस पर हम ये ऊपर वाली जो लेयर है जिस पर हम रहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने अंदर के पार्ट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमारी लेयर्स थी अलग अलग टाइप की, जैसे कि हमारी कोर थी, हमारी ये वाली मेंटल थी, और हमारी ये वाली क्रस्ट थी। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे हमारे अर्थ के सरफेस के बारे में। इस पैरा का पूरे का मतलब ये था। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज द सरफेस ऑफ अर्थ अनइवन। अब हमने देखा होगा, पहले तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा अर्थ का जो सरफेस है वो अनइवन क्यों है। अब अनइवन का मतलब क्या होता है? अनइवन का मतलब ये होता है कि जैसे कि हम जैसे एक अर्थ पे रहते हैं, कहीं पे हमारे माउंटेन्स हैं, तो कहीं पे हमारे प्लेन्स हैं, तो कहीं पे हमारी वाटर फ्लो, हमारी लेक जा रही है, कहीं पे हमारी रिवर है, कहीं पे ओशंस हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे अर्थ का स्पेस जो है, सरफेस जो है, वो एकदम एक जैसा क्यों नहीं है, अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें क्यों हैं। ठीक है, सो ये क्वेश्चन था। बिकॉज अपनी जो अर्थ जो है वो उसकी जो क्रस्ट जो है, अब क्रस्ट मैंने आपको बताई थी हमारी लास्ट वीडियो में,
सेकेंड। हाँ, मैंने आपको अपनी लास्ट वाली वीडियो में बताई थी कि ये हमारी अर्थ के अंदर का सरफेस होता है, जिसमें हमारी ये वाली जो होती है वो कोर होती है, ठीक है। और इसके ऊपर जो होती है वो हमारी मेंटल होती है। एंड दिस वाला पार्ट, ये वाली जो पार्ट है, ये हमारी क्रस्ट है, ठीक है। तो ये जो क्रस्ट है हमारी, ये डायनेमिक है, मतलब जो हम रहते हैं, अब हम यहाँ पे रहते हैं ये वाले सरफेस के ऊपर। बड़े इसको मैं डिफरेंट कलर से नोट करती हूँ। हम लोग रहते हैं यहाँ पर, दिस पार्ट पे, ये सरफेस है, इस सरफेस पर हम रहते हैं। और ये हमारी क्रस्ट, जो कि हमारा क्रस्ट का पार्ट आता है। सो ये हमारी अनइवन है, डायनेमिक है, मतलब कहीं पे हमारे माउंटेन्स हैं, कहीं पे हमारी रिवर है, कहीं पे हमारे प्लेन है, कहीं पे प्लेट्यू है। ओके, सो ये इसका मीनिंग था। सो you were well aware that it has moved and moved vertically and horizontally. So हमने अपने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा है कि जो हमारी अर्थ जो है वो एक तो वर्टिकली मूव करती है, लाइक दिस, और जो या फिर हमारी हॉरिजॉन्टली मूव करती है, ठीक है। सो ये हमारी जो इस टाइप से मूव करती है। ऑफ कोर्स it move a bit faster in past than rate at which it is moving now. The difference in the internal forces operating from within the earth which build up the crust have been responsible for the variation in outer surface of the crust. So जो हमारी पास्ट में पहले जो हमारी जो मूवमेंट होता था वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये पहले बहुत ज़्यादा फास्ट होता था। अब इसका जो रेट है वो थोड़ा स्लो हो गया है, बट मूवमेंट जो है वो अभी तक भी चल रहा है। और ये हमारा मूवमेंट जो है वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो अर्थ के अंदर से हमारी कुछ इनर फोर्सेस लगते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी क्रस्ट के मूवमेंट में, ठीक है। और कुछ हमारे आउटर सरफेस में जो भी हमारे वेरिएशन होते हैं, इसके जो इनर और जो आउटर, जो हमारे ऊपर से और नीचे से जो हमारे फोर्स लगते हैं, वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं ये वेरिएशन के अर्थ के। सो the earth's surface is being continuously subjected to external force induced basically by energy sun. Of course the internal force are still active through with different intensity. So हमारी जो अर्थ है, जो हमारे एक्सटर्नल, जो मैंने अभी आपको बताया, हमारा जो ये जो वेरिएशन होते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये हमारी इंटरनल नीचे से, अर्थ के नीचे से और अर्थ के ऊपर से जो फोर्स लगते हैं, वो रीज़न होते हैं हमारे ये वेरिएशन का। सो ये जो हमारे एक्सटर्नल जो फोर्स होते हैं, जो ऊपर से लगते हैं, उनको जो एनर्जी मिलती है वो हमारी मेन किससे मिलती है? हमारी सन से मिलती है। और जो हमारे इंटरनल फोर्स होते हैं, जिसके बारे में हम पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जो कि हमारे अलग अलग इंटेंसिटी से लगते हैं। अब मैं आपको उनके बारे में नहीं बताऊंगी। अगर मैं आपको उनके बारे में बताने बैठ जाऊंगी तो फिर तो हमारे ये चैप्टर कभी आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। सो वो आप पिछली वीडियोज़ में प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। So that means the Earth's surface is being continuously subjected by external forces originating within the Earth's surface, Earth atmosphere, and by internal force from within the Earth. तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारे अर्थ पे जो सरफेस पे जो फोर्स लगते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, जो कि हमारी एनर्जी हमें सन से मिलती है, वो कंटिन्यूअसली हमारे जो अर्थ के एटमॉस्फेयर है उसमें ही उनका ओरिजिन होता है। और जो हमारे इंटरनल फोर्स होते हैं वो हमारे अर्थ के अंदर ही होते हैं, विद इन द अर्थ के नीचे से ही होते हैं। ओके, सो द एक्सटर्नल फोर्स आर नोन एज एक्सोजेनिक फोर्स एंड द इंटरनल फोर्स आर नोन एज इंडोजेनिक फोर्स। सो जो हमारे फोर्सेस होते हैं, जो हमारे सन के थ्रू, मतलब हमारे ऊपर से लगते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, उनको हम एक्सोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। और जो हमारे इंटरनल फोर्सेस होते हैं उनको हम इंडोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। सो द एक्शन ऑफ एक्सोजेनिक फोर्स रिजल्ट इन wearing down, degradation of relief, elevation and filling up
aggradation of basin depression on the earth's surface. The phenomenon of wearing down of relief variation of the surface of earth through erosion is known as gratitude. So जो हमारे एक्सोजेनिक जो फोर्स होते हैं वो हमारे एक डिग्रेडेशन का काम करते हैं, मतलब वियरिंग डाउन का काम करते हैं. अब ये वियरिंग डाउन क्या होता है? वियरिंग डाउन ये होता है, कोई भी रिलीफ है, लाइक कोई माउंटेन है, अब इसको जो हमारे एक्सटर्नल फोर्स होते हैं, मान लो हमारा एक एक्सटर्नल फोर्स विंड मान लो, ठीक है. अब क्या होगा, ये जो माउंटेन है इसके यहाँ से ये विंड जो है वो ब्लो कर रही है, विंड जो है वो चल रही है, ठीक है. तो क्या करेगी, ये विंड बार बार हमारे माउंटेन को हिट करेगी, और जब ये बार बार हमारे माउंटेन को हिट करेगी तो ये जो यहाँ पे धीरे धीरे ही करेगी, तो यहाँ का जो मटेरियल होगा वो उसको अपने साथ उड़ा के ले जाएगी, जिसकी वजह से जो ये हमारा फोर्स जो है, हमारा जो रिलीफ जो हमारी माउंटेन है वो पहले इतना था, नाउ अब वो इतना हो जाएगा, क्योंकि ऊपर का जो फोर्स है वो हमारा विंड अपने साथ उड़ा के ले गई. तो ये जो हमारी बड़ी चीज़ थी अब वो छोटी हो गई, इसका मतलब डिग्रेडेशन हो गया, वियरिंग डाउन का काम किया हमारे एक्सटर्नल फोर्स ने. विंड हमारी एक एक्सटर्नल फोर्स की तरह, एक्सटर्नल एजेंट की तरह वर्क करती है, जो कि हमारी ये जो फोर्स होते हैं ये हमारे वियरिंग डाउन का काम करते हैं. मतलब कोई भी चीज़ अगर बनी हुई है तो उसको बिगाड़ देने का काम करते हैं. और दूसरा हमारे ये जो फोर्स हैं ये हमारे एग्रेडेशन का भी काम करते हैं. एग्रेडेशन मतलब फिलिंग अप. अब क्या करेगी, ये अपने साथ ये विंड लेकर गई, विंड अपने साथ ये वाला पोर्शन जो है, मतलब जो भी यहाँ से उड़ा के लेके गई वो लेके गई. अब ये विंड यहाँ से जा रही है. अब यहाँ पर कहीं पर गड्ढा है, यहाँ पर गड्ढा है, तो विंड यहाँ से अपने साथ ये जो फोर्स लेके जा रही है उसको इसने यहाँ इकट्ठा कर दिया. अभी जब कंटिन्यूसली प्रोसेस होता रहेगा, ये वाला पार्ट जो है वो कम होता रहेगा और डिग्रेड होता रहेगा, और ये वाला पार्ट जो है वो फिलता जाएगा. जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा यह वाला पोर्शन यहाँ पे आता जाएगा तो एक टाइम आएगा जो ये गड्ढा है वो भर जाएगा, जिससे हमारा फिलिंग अप एग्रेडेशन का काम विंड हमारी करती है. और विंड एक हमारा एक्सटर्नल एजेंट है. सो हमारी जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं वो हमारे फिलिंग अप और वियरिंग डाउन का काम करते हैं. और ये जो हमारी वियरिंग डाउन और हमारे एक सेकेंड कर रहा है. सो हमारा फिनोमेना ऑफ वियरिंग डाउन ऑफ रिलीफ वेरिएशन ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ थ्रू इरोजन इज नोन एज डिग्रेडेशन. तो ये जो हमारा वियरिंग डाउन होता है, जो हमारा डिग्रेडेशन होता है, वो अगर हमारे रिलीफ का इरोजन की वजह से होता है तो हम उसको ग्रेडेशन कहते हैं. ओके, जस्ट ये था. तो नाउ द इंडोजेनिक ये तो था हमारे एक्सटर्नल फोर्स के बारे में. अब हम अपने इंडोजेनिक फोर्स जो है वो कंटिन्यूसली हमारी चीज़ों को बनाते रहते हैं. अब जैसे कि मान लो ये हमारा अर्थ का सरफेस है, ये हमारा अर्थ का सरफेस है. अब इंडोजेनिक फोर्स मैंने क्या बताया, हमारे सरफेस के अंदर से लगते हैं. तो अब जब ये फोर्स अंदर से लग रहे हैं तो ये जो रॉक है, ये जो हमारी सरफेस है, ये धीरे धीरे उठता रहेगा, ये उठता रहेगा. तो ये मान लो माउंटेन बन गया. ये हमारा जितना फोर्स लगा उतना फोर्स से ये हमारी सरफेस, जो हमारी सरफेस थी, ये उठती गई. तो इसने हमारे इंडोजेनिक फोर्स ने हमारा बोल्ट किया. कंटिन्यूसली फोर्स लगने से हमारा जो पोर्शन है वो बन गया, और एक्सोजेनिक फोर्स ने हमारा बिगाड़ दिया. And hence the exogenic process failed to even out the relief variation of the surface of the earth. So हमारे एक्सोजेनिक फोर्स जो हैं वो कंटिन्यूसली हमारे लगते हैं, और ये हमारे ज़्यादा ही इंटेंस होते हैं, जो हमारे वियरिंग अप का काम करते हैं, एक हमारी चीज़ बनाते हैं, रिलीफ बनाते हैं. और हमारे एक्सोजेनिक फोर्स जो हैं वो थोड़े फेल हो जाते हैं ये रिलीफ को
सेम एकदम बैलेंस बनाने में, क्योंकि हमारे एक्सोजेनिक फोर्स हैं वो धीरे धीरे लगते हैं और हमारे इंडोजेनिक फोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी लग जाते हैं. So, variation remain as long as opposition exogenic and endogenic force continuous. In general term, the endogenic force are mainly land building force and exogenic force are mainly land bearing force. So, ये कंटिन्यूसली हमारे नीचे से फोर्स लगते हैं, नीचे वाला बनाता है, ऊपर वाला बिगाड़ता है. तो हमारे जो इंडोजेनिक फोर्स होते हैं वो हमारे इंडोजेनिक फोर्स हमारे कौन से होते हैं? लैंड विलिंग, लैंड को बनाने वाले. और हमारे जो एक्सोजेनिक फोर्स होते हैं वो हमारे लैंड बियरिंग फोर्स होते हैं. सो द सरफेस ऑफ अर्थ इज सेंसिटिव. हमारे जो अर्थ का सरफेस है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है. ह्यूमन जो है डिपेंड ऑन हम ह्यूमन जो हैं वो हम अब इस सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर डिपेंड हैं फॉर देयर सस्टेन्स एंड हैव using it extensively and intensively. So it is essential to understand its nature in order to use it effectively without disturbing its balance and dismiss it. So अब अर्थ का सरफेस जो हमारा सेंसिटिव है और हम ह्यूमन जो है वो हम अपने इस अर्थ के सरफेस पर डिपेंड करते हैं. हमें तो उसके लिए हमें इस सरफेस, अर्थ के जो सरफेस है उसके बैलेंस को बनाए रखना चाहिए. हमें उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. इस चीज़ के लिए तो उसके लिए हमें जानना ज़रूरी है कि हम कैसे अपने अर्थ के सरफेस को बनाए रखेंगे और कैसे हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसके बैलेंस को. और हम अपने फ्यूचर में इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसका कैसे पोटेंशियली यूज़ कर सकते हैं. ऑलमोस्ट all organisms contribute to sustain the earth environment. However, humans have caused extensively damage to the environment through overuse of resources. So almost जो other organism हैं, other things हैं, वो भी हमारे अर्थ पर ही डिपेंड करती हैं, अर्थ के सरफेस पर. लेकिन जो हमारे ह्यूमन हैं उन्होंने हमारे ये जो सरफेस है इसको बहुत ज़्यादा डैमेज कर रखा है, डैमेज कर दिया है. इसके जो रिसोर्स हैं, हमारे जो अर्थ के जो रिसोर्स हैं उसको बहुत ही ज़्यादा ओवर यूज़ कर लिया है. सो यूज़ वी must all leave its potential enough to sustain life through the future. Most of the surface of earth had and has been shaped over very long period of time, hundred and thousands of years, and because of its use and misuse by human, its potential is being dismissed at a fast rate. So हमने बहुत सारा यूज़ कर लिया है जिसकी वजह से हमारे जो अर्थ का जो पोटेंशियल है, हम बहुत पहले से, वेरी लॉन्ग टाइम से हम इसको ओवर यूज़ करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जो अर्थ का पोटेंशियल है वो हमारा जो है वो अब फास्ट रेट से डिसमिस्ड होता जा रहा है, मतलब ख़त्म होता जा रहा है. इफ़ द प्रोसेस विच शेप एंड आर शेपिंग द surface of earth into varieties of form, shape and the nature of the material of which it is composed of are understood, precautions can be taken to minimize the detrimental effect of human use and to preserve it for the posterity. So अगर हम अपनी अर्थ के बारे में जान जाएंगे कि हम क्या करने से हमारा जो अर्थ का मटेरियल है कैसे बना हुआ है, क्या क्या चीज़ें हैं. अगर हम ये सारी चीज़ें जान जाएंगे, उसमें क्या वेरिएशन होते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि हम अपने अर्थ को कैसे बचा सकते हैं, अपने ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे. अगर हमें पता चल जाएगा कि इस जगह पे हमारी बहुत ज़्यादा सुनामी है, तो हम उस जगह को, सुनामी आने के चांसेस हैं, तो हम उस जगह को ओवर यूज़ नहीं करेंगे, जिससे हमारे जो अर्थ का पोटेंशियल है उसको हम बचा सकेंगे, हम और प्रिकॉशंस ले सकेंगे और हम मिनिमाइज़ कर सकेंगे. हम ख़त्म तो नहीं कर सकते बट हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं. उसके लिए हमें ये चैप्टर जानना, पढ़ना, समझना बहुत ज़रूरी है. ओके, जिसके थ्रू हमें पता चलेगा हमारे अर्थ के फंक्शन के बारे में. So, you would like to know the meaning of geomorphic process, the endogenic and exogenic force causing physical stress and chemical action on the earth material and bringing about change in the configuration of the surface of
द अर्थ आर नोन एज जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो हमारे जियोमॉर्फिक प्रोसेस का मतलब होता है कि हमारे अर्थ के सरफेस पर जो चेंजेस होते हैं हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस की वजह से, उनमें जो हमारे अर्थ में जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो चेंजेस आते हैं उसमें हमारे सरफेस, अर्थ के सरफेस पर, उसको हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहते हैं, जो कि हमारी डायस्ट्रोफिज्म एंड वॉल्केनिज्म आर एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहलाती हैं। और हमारी जो हम ऑलरेडी ये हम अपने लास्ट चैप्टर्स में, लास्ट यूनिट में डिस्कस कर चुके हैं। एंड नाउ वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन आर एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। These exogenic geomorphic processes are dealt with in detail in this chapter। तो ये जो प्रोसेस है वो हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Any exogenic geomorphic element of nature like water, ice, wind, etc. capable of acquiring and transposition earth material can be called a geomorphic agent। अगर कोई भी हमारे एक्सोजेनिक एलिमेंट जो कि हमारा, जैसे कि एलिमेंट ऑफ नेचर, अगर हमारे किसी एलिमेंट का नेचर जो है हमारा, या तो वो वाटर हो या आइस हो या विंड हो या कोई भी अदर एलिमेंट जो हमारे रिलीफ को फिलिंग ऑफ या फिर हमारा बुल्ड के लिए काम करता है, उसको हम एक्सोजेनिक एलिमेंट बोलते हैं। तो वो हमारे जो हमारे मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट करने में और एक्वायर करने में केपेबल है, तो हम उसको जियोमॉर्फिक एजेंट बोलते हैं। When these elements of the nature became mobile due to gradient, they remove the material and transport them over slope and deposit them at lower level। So जब ये हमारे एलिमेंट जो है वो हमारे मोबाइल ड्यू टू ग्रेडियंट बन जाते हैं, तब हमारी ये मटेरियल जो है हमारे या तो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं या फिर हमारे डिपॉजिट का काम करते हैं किसी लोअर लेवल पर। उस टाइम पे हमारे ये जियोमॉर्फिक प्रोसेस एंड जियोमॉर्फिक एजेंट स्पेशली एक्सोजेनिक अनलेस स्टार्टेड सेपरेटली आर वन आर द सेम। तो ये दोनों हमारे भले ही अलग अलग स्टेज पर हों, पर ये हमारे एक ही हो जाते हैं। ओके, द प्रोसेस इज अ फोर्स The process is a force applied on earth material affecting the same. An agent is a mobile medium like running water, moving ice, masses, wind, waves and current etc. which remove, transport and deposit earth material। तो ये जो हमारे थिंग्स हैं, ये हमारे जो मटेरियल है उसको रिमूव करती हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करती हैं, उसको दूसरी जगह पर डिपॉजिट करती हैं। रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, विंड वेव्स एंड अर्थ एंड वेव्स एंड करेंट्स एटसेट्रा कैन बी कॉल्ड एज जियोमॉर्फिक एजेंट, और ये हमारे जियोमॉर्फिक एजेंट कहलाते हैं। सो ग्रेविटी बिसाइड बीइंग अ डायरेक्शनल फोर्स acting all downslope movement of matter also cause stress on earth material। तो हमारी जो ग्रेविटी है वो हमारी एक डायरेक्शनल फोर्स के अलावा भी हमारा जो मैटर है उसको डाउनस्लोप करने में जो स्ट्रेस क्रिएट करती है अर्थ के मटेरियल पर, वैसे भी हमारी ग्रेविटी जो है वो हमारा काम करती है। सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शनल फोर्स की तरह वर्क नहीं करती है कि हमें नीचे ही जाना है, ऐसा ही सिर्फ वर्क नहीं करती है हमारी। इनडायरेक्ट ग्रेविटेशनल स्ट्रेस एक्टिवेट वेव एंड टाइड इंड्यूस्ड करंट एंड विंड। विदाउट ग्रेविटी एंड ग्रेडियंट देयर वुड बी नो मोबिलिटी एंड हेंस नो इरोजन। सो हमारी जो ये जो हमारी इनडायरेक्ट ग्रेविटेशनल स्ट्रेस जो एक्टिव कर देती है, जिसकी वजह से हमारी ये जो चीज़ होती है ये पॉसिबल हो पाता है, तो हमारी किसी भी ग्रेविटी या फिर किसी ग्रेडियंट, अगर हमारी कहीं पे ग्रेडियंट या ग्रेविटी नहीं है तो हमारे ये जो इरोजन है वो कहीं पे भी वर्क नहीं करेगा, कहीं पे भी हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे, कहीं पे हम डिपोजिशन नहीं कर पाएंगे, ये सब चीज़ें पॉसिबल ही नहीं होंगी। सो ग्रेविटेशनल स्ट्रेस आर एज इम्पॉर्टेंट एज द अदर जियोमॉर्फिक प्रोसेस। सो हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल जो स्ट्रेस है वो वैसे ही इम्पॉर्टेंट है जैसे हमारे अदर जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है वैसे वो इम्पॉर्टेंट है। ग्रेविटी इज़ अ फोर्स दैट कीपिंग अस इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस एंड इट इज़ अ फोर्स दैट स्विचेस ऑन द मूवमेंट ऑफ द ऑल सरफेस मैटर ऑन अर्थ। सो जो हमारी जो ग्रेविटी है वो हमें हमारे अर्थ के सरफेस के कॉन्टैक्ट में रखती है
और जो अदर हमारे सरफेस मूवमेंट है हमारे अर्थ सरफेस के, वो उनको भी रखती है. ऑल द मूवमेंट आइदर विद इन द अर्थ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ अकर ड्यू टू ग्रेडियंट फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर एरिया. सो जो भी हमारे अर्थ के मूवमेंट होते हैं, जो भी हमारे ग्रेडियंट होती हैं, वो हमेशा हमारे हायर लेवल से लोअर लेवल पर होते हैं. मतलब कि अगर कोई हायर लेवल है तो वो लोअर लेवल से ही हमारा होगा, या फिर हमारा हायर प्रेशर से लो प्रेशर की साइड ही होगा. कभी भी लो प्रेशर से हायर प्रेशर की साइड नहीं होगा, कभी भी लो लेवल से हाई लेवल की साइड नहीं होगा. ओके, सो अब हम इसमें अपने इंडोजेनिक प्रोसेस के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि हमारे अर्थ के नीचे से होते हैं. मैंने आपको पहले भी बता लिया है, बट इसमें थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, वो देखते हैं क्या लिखा हुआ है. द एनर्जी एंड emanating from the within the earth is the main force behind endogenic geomorphic process. This energy is mostly generated by radioactive, rotational and tidal friction and प्राइमोडियल हीट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द अर्थ. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंडोजेनिक फोर्सेस जो हैं वो हमारे अर्थ के इंटीरियर पार्ट से होते हैं, अर्थ के नीचे से होते हैं, और इनको मोस्टली जनरेट करने का रीज़न होता है किन वजह से ये जनरेट एनर्जी जो होती है, क्यों ही जनरेट होती है. बिकॉज ये हमारी जनरेट होती है ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी जो हमारे अर्थ के इंटीरियर में होती है, हमारे अर्थ का रोटेशनल जो होते हैं, हमारे जो टाइडल फ्रिक्शन होते हैं, हमारी जो प्रीमोडियल हीट होती है, जो प्रीमोडियल हीट जो हमारे अर्थ के ओरिजिन के टाइम पे हुई थी, वो सारे इनके रीज़न होते हैं हमारे इंडोजेनिक फोर्सेस के. ठीक है, तो मैंने आपको डिटेल में लास्ट चैप्टर में बताया है, उसमें आप जाके पढ़ लेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में. ये टाइडल फोर्स कैसे वर्क करता है, रेडियो एक्टिव कैसे हो जाते हैं, तो हमारी ये होती है. सो दिस एनर्जी ड्यू टू जियोथर्मल ग्रेडियंट एंड हीट फ्लो फ्रॉम विद इन इंड्यूस्ड डायस्ट्रोफिज्म एंड वॉल्केनिज्म इन लिथोस्फीयर ड्यू टू द वेरिएशन जियोथर्मल ग्रेडियंट एंड हीट फ्लो फ्रॉम विद इन क्रिस्टल थिकनेस एंड स्ट्रेंथ. द एक्शन ऑफ इंडोजेनिक फोर्स आर नॉट यूनिफॉर्म एंड हैज द टेक्टोनिक कंटूर ओरिजिन क्रिस्टल सरफेस इज़ अनइवन. तो जो कि हमारे मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारी सरफेस होती है वो हमारी अनइवन क्यों होती है. अनइवन इसलिए होती है क्योंकि जो हमारे लिथोस्फीयर होता है उसमें जो वॉल्केनिज्म होते हैं और जो हमारे जो फोर्सेस होते हैं, ये हमारे कहीं पर किसी इंटेंसिटी से लगते हैं, कहीं पर किसी इंटेंसिटी पे लगते हैं, तो कहीं पर लगते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से हमारा ये जो सरफेस होता है वो हमारा अनइवन होता है. तो ये तो हमारे एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में हो गया. अब हमारे आता है डायस्ट्रोफिज्म. सो ऑल प्रोसेस दैट मूव, एलिवेट और बुल्ड अप पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट कम अंडर डायस्ट्रोफिज्म. डायस्ट्रोफिज्म वो होता है जो कि हमारा अर्थ को एलिवेट करता है, मतलब या तो हमारी अर्थ को उठाता है, या फिर हमारा जो भी बुल्ट वाला जो प्रोसेस होता है, जो हमारी चीज़ बनाता है, वो हमारे सारे प्रोसेस हमारे डायस्ट्रोफिज्म में आ जाती हैं. जैसे हमारी ओरोजोनिक प्रोसेस जो कि हमारी इन्वॉल्व होती है किसी भी माउंटेन को, हमारी जो सेवियर फोल्डेड माउंटेन होती हैं, जो हमारी जिनकी हमारी लॉन्ग एंड नैरो बेल्ट होती है अर्थ क्रस्ट की, वो हमारे डायस्ट्रोफिज्म में आ जाते हैं. हमारी इपिरोजेनिक प्रोसेस होती हैं जो कि हमारी अर्थ के सरफेस को अपलिफ्ट, मतलब ऊपर की तरफ करती है, वो भी हमारी डायस्ट्रोफिज्म में आ जाती है. हमारी जो अर्थ क्यूक होते हैं, वो हमारी जो माइनर मूवमेंट होते हैं, वो भी तो हमारे अर्थ को उठा लेते हैं ना, तो वो भी हमारे अर्थ को जो है वो हमारे डायस्ट्रोफिज्म में आ जाता है. और प्लेट टेक्टोनिक जो कि हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि वो हमारे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होते हैं, प्लेट्स जो हमारी हॉरिजॉन्टली मूव करती हैं, वो भी हमारे डायस्ट्रोफिज्म में आ जाती हैं. ये सारी चीज़ें क्या क्या है हम डिटेल में पढ़ चुके हैं. सो इन द प्रोसेस ऑफ ओरोजेनी,
ओरोजेनी जो प्रोसेस होती है उसमें जो हमारी जो क्रस्ट होती है वो हमारी फॉर्म्ड होती है फोल्ड में, और ड्यू टू एपिरोजेनिक देयर में बी सिंपल डिफॉर्मेशन। ओरोजेनिक में हमारी जो अर्थ जो है वो फोल्ड हो जाती है, और हमारी ओरोजेनिक में सिर्फ थोड़ा सा डिफॉर्मेशन होता है। ओरोजेनिक जो है वो हमारी माउंटेन्स बनाती है, और जो हमारी एपिरोजेनिक है वो हमारे कॉन्टिनेंट्स बनाती है। ठीक है, ये डिफरेंस है ओरोजेनिक और हमारी एपिरोजेनिक में। और थ्रू द प्रोसेस ऑफ ओरोजेनिक, एपिरोजेनिक, अर्थक्वेक एंड प्लेट टेक्टोनिक देयर कैन बी अ फॉल्टिंग फ्रैक्चर ऑफ द अर्थ। ऑल दिस प्रोसेस कॉज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज विच इन टर्न इंड्यूस मेटामॉर्फिज्म ऑफ रॉक। सो ये जो हमारी एपिरोजेनिक और अर्थक्वेक, हमारी प्लेट टेक्टोनिक, ओरोजेनिक, ये जो हमारी प्रोसेस है ये हमारे क्रस्ट में फॉल्टिंग और फ्रैक्चर को क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर है उसमें चेंज आता है, जो इन टर्न हमारे इंड्यूस करता है हमारे मेटामॉर्फिज्म, हमारे जो रॉक का मेटामॉर्फिज्म है उसको। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं। तो वॉल्केनिक्स के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया। सेम इसमें यही लिखा हुआ है, वॉल्केनिक्स इंड्यूस द मूवमेंट ऑफ मोल्टन रॉक, जो कि हमारा मैग्मा होता है, जो हम अंदर का जो हमारा होता है उसको हम मैग्मा कहते हैं। जब वो बाहर निकल आता है हमारे अर्थ सरफेस के, तब हम उसको लावा कहने लगते हैं। ऑन टूवर्ड द अर्थ सरफेस एंड ऑल्सो फॉर्म ऑफ मैनी इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक फॉर्म। मैनी एस्पेक्ट ऑफ वॉल्केनिक्स हैव ऑलरेडी बीन डेल्ट इन द लास्ट चैप्टर। हमने अपने लास्ट चैप्टर में ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यूनिट 4 में, तो इसमें पढ़ने की अभी कोई नीड नहीं है। आप ना एक लाइन वाइज ही देखिएगा, पहले पहला चैप्टर ही पढ़ना, उसके बाद तभी हमारे बेसिक्स क्लियर होंगे, तभी हमें आगे के चैप्टर्स जो हैं वो समझ में आएंगे। अब हमने एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में समझ लिया, कैसे क्या था, हम लास्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़े थे, इसमें सिर्फ हमने ओवरव्यू देखा है। अब हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे एक्सोजेनिक प्रोसेस के बारे में, जो कि हमारे ऊपर से होती है, जो हमारी अपनी एनर्जी वो है वो एटमॉस्फेयर से लेती है, वाई अल्टीमेट एनर्जी फ्रॉम द सन। जो अल्टीमेट उसका एनर्जी प्रोवाइड करने का तरीका है वो हमारा सन है। और ऑल्सो क्रिएटेड बाई टेक्टोनिक फैक्टर, और ये हमारे टेक्टोनिक फैक्टर से भी क्रिएट किए जाते हैं। ओके, सो gravitational force act upon all earth material having a sloping surface and tend to produce movement of matter in down slope direction। So जो हमारी gravitational force होती है वो हमारे अर्थ के मटेरियल को नीचे की तरफ मूव करती है, जिससे कि हमारा स्लोप डायरेक्शन में डाउन की तरफ कर देती है। फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। जो हमारा पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स अप्लाइड होता है वो हमारा स्ट्रेस कहलाता है, और जो स्ट्रेस जो है वो हमारा प्रोड्यूस्ड होता है सॉलिड में बाय पुशिंग और पुल। बाय पुशिंग एंड पुल से जो हमारा सॉलिड में जो फोर्स पर यूनिट एरिया के थ्रू हमारा बनता है उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। दिस इंड्यूस डिफॉर्मेशन, ये हमारा डिफॉर्मेशन को इंड्यूस करता है। फोर्स एक्टिंग अलोंग द फेसेस ऑफ अर्थ मटेरियल आर shear stress separating force, it is this stress that break rock and other earth material। तो हमारा जो अर्थ के मटेरियल के जो फेस से जो हमारा स्ट्रेस क्रिएट होता है उसको हम शेयर्ड स्ट्रेस कहते हैं, जो कि हमारा एक सेपरेट करने का काम करता है, कोई भी मटेरियल को डिवाइड करने का, सेपरेट अलग करने का काम करता है, जिसको हम शेयर्ड स्ट्रेस कहते हैं। हमारी रॉक को ब्रेक करने का काम करता है, या फिर अदर मटेरियल को हमारा ब्रेक करने का काम करता है। द शेयर्ड स्ट्रेस रिजल्ट इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और स्लिपेज। ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और स्लिपेज में का रिजल्ट होता है। What happened? Beside the gravitational stress, Earth material became subject to molecular stress that may be caused by number of factors, among which temperature changes, crystallization and melting are the most common. So gravitational stress के अलावा भी हमारा एक होता है जो कि हमारा
मॉलिकुलर स्ट्रेस होता है जो कि हमारा अलग अलग फैक्टर्स के अमोंग हमारा चेंज होता रहता है। जैसे टेम्परेचर चेंज होने की वजह से हमारा चेंज होता है, क्रिस्टलाइजेशन मेल्टिंग होने की वजह से, ये सारी चीज़ों की वजह से हमारा ये चेंज होता रहता है। केमिकल प्रोसेस नॉर्मली लेड टू लूजिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन ग्रेन्स, डिजॉल्विंग ऑफ सॉल्युबल मिनरल्स और cementing material. Thus, the basic reason that led to weathering, mass movement and erosion is development of stress in the body of the earth material. तो हमारी जो केमिकल प्रोसेस होती है वो हमारा किसी भी बॉन्ड को लूज करने, उसके ग्रेन्स के अंदर जो है हमारा सॉल्युबल, केमिस्ट्री में हमने पढ़ा होगा कि हम सॉल्युबल कर देते हैं मटेरियल को, वैसे ही होने से हमारी जो है केमिकल सीमेंटिंग हो जाना किसी मटेरियल का हमारा केमिकल प्रोसेस कहलाता है। और हमारे जो यही जो हमारे बेसिक रीज़न है किसी भी चीज़ का वेदरिंग होने में, मास मूवमेंट होने में, इरोजन होने में, ये हमारा मेन रीज़न क्या है इन सब चीज़ों में? डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस का बनना हमारे अर्थ मटेरियल में ही हमारा ये सारी चीज़ें कराता है। अगर हमारे स्ट्रेस नहीं बनेगा तो हमारी वेदरिंग, हमारा मास मूवमेंट, हमारा इरोजन कुछ भी नहीं होगा। ओके, ऑल द एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस आर कवर्ड अंडर जनरल टर्म डेनोटेशन। ये जो सारी जियोमॉर्फिक प्रोसेस होती हैं वो हमारी एक्सोजेनिक जो एक्सटर्नल होती हैं वो हमारी एक टर्म में कवर होती हैं जिसको हम डेनोटेशन भी कहते हैं। द वर्ड डेनोड मीन्स द स्ट्रिप ऑफ और टू अनकवर। वेदरिंग मीन्स मास वेस्टिंग मूवमेंट, इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंक्लूडिंग इन डेनोटेशन। सो डेनोटेशन का मतलब होता है बिगाड़ना, अनकवर कर देना किसी चीज़ को, स्ट्रिप ऑफ कर देना, जो कि हमारी वेदरिंग, मास वेस्टिंग मूवमेंट, इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये सब हमारी डेनोटेशन में कवर होती है, जो हम अपने 5.5 वाले चार्ट में देखेंगे। सो देखते हैं। It should become clear from this chart that for each process there exists a distinct driving force or energy, as there are different chemical reasons owing to वेरिएशन इन थर्मल ग्रेडियंट, क्रिटिकल latitude, सीजनल। ओके, तो पहले हम ये चार्ट में देख लेते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया था, ये जो सारी प्रोसेस होती हैं ये हमारी एक डेनोटेशनल प्रोसेस कहलाती हैं। हमारी वेदरिंग हो गया, हमारा मास मूवमेंट हो गया, हमारा इरोजनल या फिर ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ठीक है, अब हमारी वेदरिंग को ड्राइव करने का हमारा फोर्स ये होता है, मास मूवमेंट को ड्राइव करने का ये होता है, एंड इरोजन को ड्राइव करने का फोर्स ये होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि हर एक प्रोसेस का अलग अलग ड्राइविंग फोर्स है, अलग अलग एनर्जी है। तो सेम चीज़ यहीं पे बताई गई है कि हमारे इस क्लियर होता है इस फिगर से कि जो हमारे हर एक फोर्स को ड्राइव क्लियरली फ्रॉम दिस चार्ट दैट ईच फोर्स दैट एग्जिट डिस्टिंक्ट ड्राइविंग फोर्स और एनर्जी, हर एक का अलग अलग फोर्स, अलग अलग एनर्जी है। और ये जो हमारी एज देयर आर डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन ओइंग टू वेरिएशन इन, तो हमारे अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन के टाइम पे अलग अलग टाइप के वेरिएशन होते हैं। हमारे लैटिट्यूडनल में अलग अलग लैटिट्यूड पे अलग अलग टाइप का वेरिएशन होता है, अलग सीजन पे अलग टाइप का होता है, लैंड पे अलग टाइप का फोर्स लगता है, वाटर पे अलग टाइप का, अलग अलग सरफेस पर अलग अलग तरह का एक्सोजेनिक फोर्सेस वेरी करता है। हर एक रीजन पे सेम नहीं लगता है, कहीं पे अलग टाइप का लगता है, कहीं पर अलग टाइप का फोर्स हमारा लगता है। द डेंसिटी टाइप एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन विच लार्जली डिपेंड अपॉन प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर ऑल्सो एग्जिस्ट। सो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा अलग अलग टाइप का वहाँ का टेम्परेचर होता है, अलग टाइप की प्रेसिपिटेशन होती है, अलग टाइप का फोर्स होता है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे का कवर करेंगे, जो कि हम यहाँ से कवर करेंगे। विद इन डिफरेंट क्लाइमेटिकल रीजन देयर में भी लोकल वेरिएशन, अलग अलग टाइप की। ओके, चलो नेक्स्ट ही वीडियो में बताऊँगी मैं। ओके, तब तक के लिए
आप बाकी के चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, अपने बेसिक्स पहले क्लियर कर लीजिए, उसके बाद इस वाले चैप्टर पर आइए, वरना आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। ओके, सो थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई।